नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान अकेडमी इलाहाबाद। स्टूडेंट्स, यूजीसी नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से आज मैं आपके सामने समाजशास्त्र विषय में कुछ महत्वपूर्ण विशेषज्ञ थिंकर्स को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यूजीसी नेट जेआरएफ के सिलेबस के अंतर्गत हेरोल्ड गारफिंकल एक बहुत ही विशिष्ट और कॉम्प्लेक्सिव थिंकर हैं, जिनके थॉट्स काफ़ी टिपिकल, काफ़ी गहराई से समझने वाली विचारधाराओं पर आधारित हैं। सो आज उनकी कुछ विचारधाराओं पर मैं डिस्कशन करूंगा। हेरोल्ड गारफिंकल, जिनका जन्म अक्टूबर 29, 1917 में हुआ, इनकी मृत्यु 21 अप्रैल 2011 में। हेरोल्ड गारफिंकल न्यू जर्सी में जन्म लेते हैं और लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में इनकी मृत्यु हुई। ये समाजशास्त्री सिद्धांत और सामाजिक सिद्धांतों के लिए जाने जाते हैं। विशेष रूप से इन्हें इथनोमेटोलॉजिकल इंडिफरेंस के लिए जाना जाता है। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण थ्योरीज को रचा, जिसके अंतर्गत प्रलेखन विधि, संदर्भिकता निर्देशिका, व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क, टीकात्मक व्यवहार, चिंतनशीलता, क्रमिक समायोजन व तार्किक विवरण, वृत्तचित्र विधि, रिफ्लेक्सिविटी, ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट और एक्स्ट्रा थ्योरीज आती हैं। स्टूडेंट्स, ये सारे ही थॉट्स काफ़ी टिपिकल कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर आधारित हैं। सो मैं आपको यहाँ पर एक एक थॉट्स का एक ब्रीफ एनालिसिस करता चल रहा हूँ। सबसे पहले हम इरविंग गॉफमैन द्वारा बताई गई प्रलेखन विधि की बात करेंगे। प्रलेखन विधि, इसको डॉक्यूमेंट्री मेथड कहा जाएगा। सॉरी, मैं इरविन गॉफमैन बोल गया। हेरोल्ड गारफिंकल द्वारा बताई गई प्रलेखन विधि की बात करूंगा। प्रलेखन विधि जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री मेथड। इस पद्धति के अंतर्गत किसी परिस्थिति की असंख्य विलक्षणताओं में से कुछ का चयन कर लिया जाता है, उन्हें एक विशिष्ट रूप में परिभाषित किया व एक अंतर्निहित प्रतिमान के साक्ष्य के रूप में देखा जाता है। फिर इस प्रक्रिया को बदल दिया जाता है और अंतर्निहित प्रतिमानों के विशिष्ट दृष्टांतों को प्रतिमान के अस्तित्व के साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। गारफिंकल के शब्दों में प्रलेखन विधि अध्ययन की वह प्रणाली है जिसमें किसी वास्तविक उपस्थिति को पूर्व कल्पित अंतर्निहित प्रतिमान के प्रलेख के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है और प्रत्येक के आधार पर दूसरे की व्याख्या की जाती है। फिर भी इन व्याख्याओं का विश्लेषण कर एक समान निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। सो वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि प्रलेखन विधि, जो नाम से एक डॉक्यूमेंट्री मेथड या एक प्रकार से एक आइडियल मेथड है, जिसके अंतर्गत हम कुछ विशिष्ट विलक्षणताओं, यानी किसी भी परिस्थिति में या किसी भी सिचुएशन में कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम एक विशिष्ट रूप उसको प्रदान करने का प्रयास करते हैं या परिभाषित करते हैं। यहाँ पर विभिन्न साक्ष्यों को जोड़कर एक प्रारूप तैयार कर लिया जाता है और उस प्रारूप के आधार पर हम उसे मीनिंग देने का प्रयास कर रहे होते हैं। यानी ये देखने का प्रयास किया जाता है कि भाई जो हमने तथ्य चयन किया है, जो फैक्ट हमने चयन किया है, तो वो प्रक्रिया किस प्रकार से कार्यरत है, यहाँ पर इस बात को समझना होता है। तो प्रलेखी पद्धति क्या है? प्रणाली है जिसमें किसी वास्तविक उपस्थिति को पूर्व कल्पित अंतर्निहित प्रतिमान के प्रलेख के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। यानी कहा जाए तो ये देखने का प्रयास किया जाता है कि कोई चीज अगर है तो उसका एक कहा जाए तो एक मॉडल तैयार कर लिया गया। उस मॉडल के आधार पे हम पूरे को समझने का प्रयास कर रहे होते हैं, यानी मॉडल के आधार पे एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि उसकी मीनिंग क्या निकल रही है। इसे हम प्रलेखन विधि कहेंगे। यानी संपूर्ण का अध्ययन करने के लिए एक विशिष्ट कुछ गुणों को उस संपूर्ण की विशेषताओं के रूप में निकाल लिया जाए। उन गुणों के आधार पर हम
एक प्रकार का आइडियल तैयार कर लेते हैं, जिससे कि हम तर्क की कसौटी पे उसे कसकर अन्य उस समान सी परिस्थिति में अन्य किसी तर्क को समझ सके, बेहतर रूप से उसका विजन क्लियर कर सके। दूसरा कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर उन्होंने बताया वो है संदर्भिकता या निर्देशिका। संदर्भिकता का तात्पर्य है किसी वस्तु या क्रिया का ज्ञान उस अर्थ उसके संदर्भ में ही निकाला जाता है, यानी स्पष्ट मीनिंग निकल रहा है रेफरेंस, यानी किसी चीज के रेफरेंस में, या निर्देशिका यानी गाइडलाइन है। तो यानी किसी भी चीज को अगर हमें समझना है, किसी भी वस्तु या क्रिया को अगर हमें समझना है, उसके अर्थ को स्पष्ट क्लियर करना है, तो उसके संदर्भ का ज्ञान होना जरूरी है, या एक विशेष स्थिति में संदर्भित होता है। कोई भी मानवीय घटना एक विशेष संदर्भ से जुड़ी होती है, तब प्रत्येक शब्द का अर्थ संदर्भ के अनुसार लिया जाता है। देखिए यहाँ पर ये ऐसे मानव शास्त्री, समाजशास्त्री हैं जो समाज के छोटे छोटे तत्वों का अध्ययन कर रहे हैं और काफी गहराई से, कॉम्प्लेक्सिव से उन्हें स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका साधारण अर्थ कहा जाए तो इस कॉन्सेप्ट का सिंपल मीनिंग ये है कि किसी चीज को समझने के लिए उसके संदर्भ का भान होना जरूरी है। सो इट्स वेरी सिंपल कि संदर्भिकता या निर्देशिता यानी किसी भी चीज को समझने के लिए उसके संदर्भ को ध्यान में रखकर अगर हम उसके अर्थ को समझना चाहें तभी बेहतर रूप से समझ सकते हैं। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज दैट व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क। अब उनका अगला कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल सोशियोलॉजिकल लॉजिक। गार्फिंकल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समाजशास्त्री भी है, क्योंकि वह भी समाजशास्त्रियों की भांति घटनाओं को अर्थ प्रदान करता है, महत्व देता है, घटनाओं का व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर अध्ययन करता है। गार्फिंकल के अनुसार अनुभव पर आधारित ज्ञान ही व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क है। इससे एकदम स्पष्ट है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। उनका ये कहना है कि हम ये देखें तो एक नॉर्मल व्यक्ति भी एक समाजशास्त्री है। समाजशास्त्री कौन है? जो समाज को गहराई से समझते हैं। तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक प्रकार से समाजशास्त्री है, क्योंकि वह समाजशास्त्रियों की भांति घटनाओं को अर्थ प्रदान करता है, महत्व देता है, घटनाओं के व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर उसका अध्ययन करता है, यानी वह उसके संबंध में जैसा सोचता है उसे वैसे एक्सप्लेन करता है, उसकी मीनिंग प्रोवाइड करता है। अतः अनुभव पर आधारित ज्ञान ही व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क है। अब ये कॉन्सेप्ट भी बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्सिव रूप से कहा गया और सिंपल ही बात है, सिर्फ कॉम्प्लेक्स भी कहा जा रहा है। कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क का मतलब है अनुभव पर आधारित ज्ञान। यानी जब हम किसी भी संदर्भ में किसी भी चीज को अध्ययन कर रहे होते हैं तो अनुभव पर, उस अनुभव के आधार पे अपने व्यवहारिक ज्ञान से उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो ये लॉजिक हुआ, सोशियोलॉजिकल लॉजिक हुआ और बिहेवियरल सोशियोलॉजिकल लॉजिक के रूप में कहा जाएगा। व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क में गार्फिंकल 3 बातों को सम्मिलित करते हैं जिसे आम व्यक्ति अपनाता है, और वो 3 बातें हैं। पहला, दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन व मनन करना। तो व्यक्ति क्या करता है? दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन व मनन कर रहा होता है। तो जनरली क्या है कि भाई वो प्रतिदिन की घटनाओं को समझता चलता है, जो घटनाएं उसके आमने सामने घट रही हैं उनको समझने का प्रयास करता है, मनन यानी चिंतन कर रहा होता है। दूसरा है स्वयं के अनुभव के आधार पर घटनाओं का वर्गीकरण करता है। तो क्लासिफाइंग द इंसिडेंट अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस, यानी अपने अनुभव के आधार पर घटनाओं को वो व्याख्या करता है, उस घटनाओं को क्लासिफाई करता है। और तीसरा है घटनाओं का तार्किक विवरण प्रस्तुत करना, यानी दिन प्रतिदिन की घटनाओं के अध्ययन करता है, फिर अपने अनुभव के अनुसार से उसको छांटता है, क्लासिफाइड करता है और फिर अपने तर्क पर उसको प्रस्तुत करता है। तो इसे जो है गार्फिंकल ने व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क कहा। फिर से एक बार कहूंगा, व्यवहारिक समाजशास्त्री तर्क उनका इतना है कि अपने अनुभव के आधार पर व्यक्ति जो ज्ञान प्राप्त करता है, जिसके लिए वो दिन प्रतिदिन की घटनाओं का अध्ययन करता है, उस संबंध में वह घटनाओं को वर्गीकृत करता है और उस पर अपने तर्क के आधार पर उसको एक्सप्लेन करता है। तो ये उसके घटनाओं का तार्किक विवरण प्रस्तुत करना होगा।
गारफिंकल के द्वारा प्रस्तुत किया अगला महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है टीकात्मक व्यवहार, और यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, टीकात्मक व्यवहार। गारफिंकल के अनुसार हम अपने दैनिक जीवन में अनेक शब्द समूहों का प्रयोग करते हैं जिनका कोई विशेष अर्थ नहीं होता। अब यहाँ पर उनका कहना है कि हम बहुत बार ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं बोलचाल के भाषा में आमतौर पे जिनका स्पेसिफिक कोई मीनिंग नहीं होता है। ये शब्द सामाजिक संचार और पारस्परिक अंतःक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, जबकि ये देखा गया कि ऐसे शब्द इंटरेक्शन के दौरान, सोशियोलॉजिकल या कम्युनिकेशन या म्यूचुअल इंटरेक्शन के दौरान बहुत मीनिंग प्रकट करते हैं। अतः हमें इनका अध्ययन करना चाहिए। जैसे हम कहते हैं, अब जैसे कॉमन लैंग्वेज में जनरली हम ही कहते हैं भाई चाय वाय पिया, अब कोई हमारे यहाँ हमने कहा भाई रोटी शोटी खा लो, तो अब यहाँ पर स्पष्ट है कि रोटी का अर्थ तो क्लियर है, पर छोटी क्या है। अब छोटी यहाँ पर मीनिंग समझने की है कि रोटी के साथ कुछ और चीजें, चाय वाय तो चाय के साथ बिस्किट। अब कोई जा रहा है इंटरव्यू देने किसी एग्जामिनेशन में, तो पूछा भाई पेन वेन रख लिया, तो पेन वेन का मतलब पेन के साथ जो पेंसिल रबर कटर अदर स्टेंसिल्स है वो रख लिया। एडमिट कार्ड वार्ड रखा, तो यहाँ पर जो सेंस निकल रहा है कि जो उससे और सहयोगी चीजें हैं उनको कलेक्ट कर रहा है। तो अब ऐसी चीजों को देखा जाए तो सामान्य ज्ञान के आधार पर व्यक्ति इन पर इनकी मीनिंग निकालता है, लेकिन ये एक समूहात्मक रूप से अर्थ प्रदान करते हैं। अतः इन्हें टीकात्मक, जो कि केवल संकेतात्मक अभिव्यक्ति के रूप में होगा, टीकात्मक व्यवहार कहा जा सकता है। जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि चाय वाय, तो चाय के साथ कुछ नाश्ता इत्यादि इत्यादि। गारफिंकल द्वारा प्रस्तुत अगला जो महत्वपूर्ण थॉट था वो है चिंतनशीलता। चिंतनशीलता भी इनके पूर्व के थॉट से जुड़ा हुआ है। गारफिंकल के अनुसार सामाजिक घटनाओं के बारे में चिंतन, मनन, पुनर्विचार आवश्यक है ताकि उस घटना के बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त की जा सके जो प्रारंभिक स्तर पर नहीं पाई गई। इससे यथार्थता को ज्ञात किया जा सकता है, नए विचारों का सृजन होता है और सामाजिक शास्त्र में एक नई विद्या पुनर्चिंतन समाजशास्त्र का विकास होता है। यहाँ पर दो तीन बातें निकल के आती है, फिर से एक बार कहूंगा। इन्होंने सामाजिक घटनाओं के बारे में चिंतन, मनन और पुनर्विचार को आवश्यक माना, और इस प्रकार से इनका कहना है कि चिंतनशीलता सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसी जानकारी प्राप्त की जा सके कि प्रारंभिक स्तर पर नहीं पाई गई है, ताकि घटना को हम प्रारंभिक स्तर पर अगर नहीं समझ सकते यानी तो हमें चिंतन मनन करना जरूरी है, और यथार्थता को ज्ञात किया जा सकता है, यानी सत्य को जानने के लिए चिंतन करना जरूरी है। साधारण शब्दों में कहा जाए तो सिंपल सी बात है कि किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उस पर चिंतन करना चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए, उसको गहराई से विचार करना जरूरी है। अब इसी के साथ एक नई सोशियोलॉजिकल विधा या सोशियोलॉजिकल ब्रांच का भी जन्म होता है, जिसे हम कहते हैं रीथिंकिंग सोशियोलॉजी। समाजशास्त्र पे पुनर्विचार करना, पुनर्चिंतन करना। तो यहाँ पर रीथिंकिंग सोशियोलॉजी का मीनिंग यही है कि सामाजिक जो अर्थ अभी तक प्रयुक्त होता रहा है उस अर्थ को पुनर्विचारित रूप से पुनर्व्याख्या करना, और कहीं अगर कोई सत्य हाइड हो गया यानी अभी तक कोई सत्य अगर छिपा है तो उस सत्य को फिर से निकालना, प्रयास करना कि उस सत्य को निकाल लाना। और अगर कोई सत्य असत्य रूपी वस्त्र के अंतर्गत ढक गया है तो उसको फिर से वापस उसी स्वरूप में लाने का प्रयत्न करना। तो गारफिंकल महोदय ने चिंतनशीलता के अंतर्गत यह बात कहा कि किसी भी घटना को समझने के लिए हमें चिंतन मनन करना अति आवश्यक है, जिससे कि हम वास्तविकता या सत्य को ज्ञात कर सकें। गारफिंकल के अगले थॉट पे चलें तो क्रमिक समायोजन या तार्किक विवरण। अब ये भी बहुत सिंपल है कि सीक्वेंशली हम किसी चीज के साथ एडजस्टमेंट करते चलें और उसका तार्किक विवरण करें, यानी रेशनल एनालिसिस करें। गारफिंकल के अनुसार इथनो मेथडोलॉजी में
क्रमिक समायोजन या तार्किक विवरण का भी महत्व है। अब यहाँ पर इथनोमेथोडोलॉजी को समझ लेना बहुत जरूरी है। इथनोमेथोडोलॉजी क्या है? इथनोमेथोडोलॉजी यानी निर्जात पद्धति शास्त्र, निर्जाति पद्धति शास्त्र। अब यहाँ पे नृजाति, पद्धति और शास्त्र तीन शब्द मिलते हैं। नृजाति यानी अपना समूह, अपना समुदाय, अपना भाव जिसके साथ जुड़ जाए, तो हम इसे कहेंगे नृजाति। पद्धति यानी मेथड, यानी अपना समूह, अपना समुदाय को समझने का पद्धति। शास्त्र यानी व्याख्या कर देना। अब इस दृष्टिकोण से देखें तो अपने समूह समुदाय के प्रति भावना। अब निजाति शास्त्र यानी कि अपने भाव से इथनो यानी मेंस के द्वारा, इथनो मेथोडोलॉजी यानी एक व्यक्ति द्वारा मेथड अपनाया जाना, किसी भी चीज की व्याख्या कर देना, तो अपने चिंतन से किसी भी चीज को अर्थ प्रदान कर देना। तो इथनोमेथोडोलॉजी का मतलब ही है कि किसी भी चीज को अपने चिंतन के माध्यम से उसको सामान्य अर्थ देना। जैसे अभी मैंने एक सिंपल सी बात कही थी कि रोटी छोटी, तो यहाँ पे रोटी तो ठीक है, छोटी के लिए अपना चिंतन लगाया, अच्छा रोटी के साथ कुछ अन्य भी अचार विचार रख देना जरूरी है। चाय वाय, तो वाय, अच्छा वाय मतलब क्लियर है कि चाय के साथ कोई बिस्किट रख दो भाई। यहाँ पर क्या है? इथनो यानी लोगों द्वारा, मेथड अपनाया जाना, लॉजी यानी व्याख्या करना, लोगों द्वारा समझ की एक पद्धति का प्रयोग करना इथनोमेथोडोलॉजी है। अब यहाँ पे गार्फिंकल कहते हैं कि इथनोमेथोडोलॉजी में क्रमिक समायोजन, तार्किक विवरण का महत्व है। क्रमिक समायोजन यानी सीक्वेंसली चीजों को समझते जाना। इसके बाद ये इसका क्या अर्थ है? जैसे भी रोटी तो छोटी का क्या अर्थ है? ये क्या है? क्रमिक समायोजन। हम क्रम से उसको समायोजित करते हैं, अच्छा एडजस्ट कर रहे हैं, अच्छा इसका मीनिंग ये होगा। तार्किक विवरण करना है यानी हम उसको रेशनल स्वरूप दे रहे हैं। अच्छा छोटी का मतलब यहाँ पे कोई अन्य तथ्य नहीं, रोटी के साथ कोई अचार वगैरह रखा जाना, सब्जी वगैरह रखा जाना, नाश्ता खाना के साथ रखा जाना। इसके अंतर्गत खोजने की प्रक्रिया, समझिएगा, इसके अंतर्गत खोजने की प्रक्रिया, आंकने की प्रक्रिया, एनालिसिस करना है, खोजना करना है, अनुमान लगाना है कि क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, प्रतिवेदन की प्रक्रिया यानी रिपोर्ट करना, अच्छा इसका ये अर्थ निकलता है, विश्लेषण की प्रक्रिया, अब एनालिसिस करना और वर्णन की प्रक्रिया आदि सम्मिलित है। तो एक व्यक्ति क्या करता है जब वह किसी चीज को अर्थ प्रदान कर रहा होता है, तो वह उसमें खोजने का प्रयत्न करता है कि इसका मीनिंग निकल सकता है, उसमें आकलन करता है कि ये इसका अर्थ हो सकता है, प्रतिवेदन करता है, बताने का प्रयास करता है इसका मीनिंग ये हो सकता है, विश्लेषण करता है, चिंतन करता है और वर्णन करता है कि यह मीनिंग इसका निकल रहा है। इसमें समाजशास्त्री घटनाक्रम के तत्वों का तर्क एवं महत्व के अनुसार चयन करते हैं तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचने पर बल दिया जाता है। तो एकदम स्पष्ट हो गया होगा क्रमिक समायोजन और तार्किक विवरण के इस थॉट में वो क्या कहना चाहते हैं। तो मेथोडोलॉजिकल रूप से किसी चीज को अपने द्वारा, अपने विचारों के द्वारा अर्थ प्रदान करने का प्रयास करना, अर्थ प्रदान करना, उसकी व्याख्या करना, उस पर चिंतन करना, मनन करना और सेल्फ एनालिसिस दृष्टिकोण से उसे एक स्वरूप देना, प्रतिवेदन देना, यह है क्रमिक समायोजन या तार्किक विवरण। अब अगला जो महत्वपूर्ण तथ्य और सिद्धांत जो गार्फिंकल महोदय ने दिया वो है वृत्तचित्र विधि। वृत्तचित्र विधि वह विधि जिसमें किसी भी वृत्त यानी किसी भी घटना, इंसिडेंट, ठीक है, को देखकर अपने विवेक के माध्यम से व्यक्तियों द्वारा उस घटना का वर्णन किया जाना सम्मिलित किया जाता है। तो लोगों द्वारा किसी घटना को देखा गया, उस घटना को ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से समझा गया और उसको व्याख्या कर दिया गया। तो किसी भी घटना को लोगों द्वारा समझना और व्याख्या कर देना वृत्त चित्र विधि कहलाएगी। लुकिंग टू एनी इंसिडेंट, व्यूइंग टू एनी इंसिडेंट, सीइंग टू एनी इंसिडेंट, ठीक है, नाउ now thinking, rationalizing about that fact, about that incident, and then explaining according to them, यानी अपने अनुसार उसकी व्याख्या कर देना। वृत्त चित्र विधि यानी किसी घटना को चित्र में यानी रखना और उसकी व्याख्या कर देना, अपने अनुसार उसको समझ प्रदान करना। स्टूडेंट्स, अगला जो इनका टर्मिनोलॉजी है वो रिफ्लेक्सिविटी है, परावर्तकता। रिफ्लेक्सिविटी व्यक्ति संदर्भ के संबंध में
क्रियाओं को निर्मित करते हैं तथा संदर्भ स्वयं ही क्रियाओं द्वारा प्रवर्तित होते रहते हैं। एकदम साफ कह रहे हैं कि लोग पहले किसी संदर्भ में क्रियाओं को निर्मित करते हैं, यानी कि कोई संदर्भ हुआ, एग्जामिनेशन देना है, आपने मेहनत किया, ठीक है, एग्जामिनेशन देना है, आपने मेहनत किया, तथा संदर्भ स्वयं ही क्रियाओं द्वारा प्रवर्तित होने लगता है। उसके बाद एग्जामिनेशन देने के लिए मेहनत लगातार करने लगते, बिना मेहनत के एग्जामिनेशन नहीं हो सकता। अब अगर क्लियर कहा जाए तो रिफ्लेक्सिविटी मीन्स दैट मेंबर्स शेप एक्शन इन रिलेशन टू कॉन्टेक्स्ट। किसी संदर्भ के दृष्टिकोण पर व्यक्ति क्रिया करता है, while the context itself, और जबकि वह संदर्भ स्वयं ही is constantly being redefined through action, और वो संदर्भ अब क्रियाओं द्वारा प्रभावित होती है। यानी कोई मेहनत कर रहा है, इसका मतलब एग्जामिनेशन देना चाहता है। मतलब समझिएगा, एग्जामिनेशन देना है, ठीक है, तो पढ़ना होगा। तो ये हो गया एग्जामिनेशन देने के लिए पढ़ना, ठीक है। अब क्या हुआ, किसी ने आपको पढ़ते हुए देखा तो अनुमान लगाएगा जरूर एग्जामिनेशन देना होगा। पॉइंट क्लियर हो रहा होगा? पॉइंट फिर से समझिएगा। रिफ्लेक्सिविटी मीन्स दैट मेंबरशिप एक्शन इन रिलेशन टू द कॉन्टेक्स्ट while the context itself is constantly being defined through action। यानी किसी क्रिया को करने पर, किसी संदर्भ में किसी क्रिया को कोई व्यक्ति करता है तो उस संदर्भ में उस क्रिया को किया गया, फिर वह क्रिया संदर्भ को प्रदर्शित करती है, ठीक है ना, कि मेहनत करने वाला व्यक्ति जरूर एग्जामिनेशन के लिए लगा होगा, पढ़ने वाला व्यक्ति जरूर एग्जामिनेशन के लिए लगा होगा। Here it must be understand that Garfinkel regarded indexial expression as the key phenomenon। गार्फिंकल का मानना था कि एक्सप्रेशन जो है वो व्यक्ति का की फिनोमेना है। वर्ड्स लाइक हियर, नाउ एंड मी शिफ्ट देयर मीनिंग डिपेंडिंग ऑन व्हेन एंड वेयर दे आर यूज्ड। तो इस प्रकार से देखा जाए कि हर शब्द, जैसे यहां, वहां, मैं, ये सारे शब्द जो है ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीनिंग बदलते रहते हैं। तो शब्दों को सिचुएशन के अकॉर्डिंग मीनिंग प्राप्त होता है। तो मेहनत कर रहा है, इसका मतलब एग्जामिनेशन के लिए लगा होगा। तो यहाँ पे क्या है कि मेहनत करने का जो संदर्भ है वो संदर्भ के द्वारा क्लियर हुआ और बाद में उस क्रिया के द्वारा संदर्भ भी स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद जो अगला थॉट गार्फिंकल महोदय ने बताया वो है ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट। ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट वास्तव में गार्फिंकल की अपनी विचारधारा नहीं है, परंतु इन्होंने जॉर्ज रिचर से इसे लिया। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज रिचर, अ सोशियोलॉजिस्ट ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट्स आर एक्सपेरिमेंट्स वेयर social reality is violated in order to shed light on the methods by which people construct social reality। अब ये एक ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है, जॉर्ज रिचर ने बताया इस थॉट्स को। उन्होंने कहा कि जो सोशल रियलिटी है वो सत्य को जानने के लिए सत्य को हटा देना है, सत्य को जानने के लिए वर्तमान सत्य को हटा देना सोशल रियलिटी है। अब इसका मतलब समझिएगा, जो आज का सत्य है उस सत्य को प्रतिस्थापित कर देना और वास्तविक सत्य को लाना, यही है सोशल रियलिटी। गार्फिंकल्स वर्क गार्फिंकल एनकरेज्ड हिज स्टूडेंट्स। अपने कार्यों में गार्फिंकल ने अपने छात्रों को इस ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट को प्रयोग करने के लिए एनकरेज किया। To attempt breaching experiment in order to provide examples on basic etymology. According to Garfinkel, these experiments are important because they help us understand the socially standardized and standardizing seen but unnoticed expected background features of everyday scenes। तो यहाँ पे गार्फिंकल महोदय कहना ये चाहते हैं कि व्यक्ति किसी भी तथ्य को, घटना को समझता है, उस घटना को एज इट इज स्वीकार करने के बजाय वो उसमें ब्रीचिंग करता है, यानी उसमें शुद्धिकरण करता है और सत्य क्या हो सकता है, यानी उसका वास्तविकता क्या है, उस पर जानने पर बल देता है, यानी वास्तविकता को समझने का प्रयास करता है। तो जो वास्तविकता बताई जा रही है उस वास्तविकता को यूं ही ना मान करके
उस पर सत्य की खोजने का बल दिया जाना ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट है, जिसे जॉर्ज रिजर ने दिया था, लेकिन गार्फिंकल ने सर्वाधिक रूप से अपने छात्रों को इसी प्रकार से अध्ययन अध्यापन के लिए प्रेरित किया, इसलिए इनका नाम ब्रीचिंग एक्सपेरिमेंट से जुड़ा है। एक अन्य छोटा सा सिद्धांत भी इनका है छोटा, बट बहुत छोटा भी नहीं कह सकते, लेकिन जुड़ा हुआ है एक्स्ट्रा थ्योरी। अब एक्स्ट्रा थ्योरी व्हाट एक्स्ट्रा मतलब अतिरिक्त सिद्धांत, और अतिरिक्त सिद्धांत जैसा नाम है वैसे ही काम। उपरोक्त सिद्धांतों के अतिरिक्त वे अन्य तथ्य जिनके माध्यम से व्यक्ति समाज के विभिन्न क्रियाकलापों में अपने सामान्य ज्ञान के प्रयोग द्वारा विभिन्न अर्थ का आकलन करते हुए विशिष्ट सिद्धांतों का निर्माण करते हैं, उन्हें इत्यादि सिद्धांतों को इसके अंतर्गत रखा जाता है। इत्यादि सिद्धांत का मतलब यही है कि व्यक्ति अपने मनोवैज्ञानिक दशा में स्थिति मूलक रूप से जो भी और तर्क लगाकर जिन सिद्धांतों का प्रयोग करके समाजशास्त्री विश्लेषण करता है, उसे इत्यादि सिद्धांत के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये 10 थॉट्स जो इन्होंने बताए वो काफी महत्वपूर्ण, मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, और इनकी कुछ 2-4 किताबें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दैट इज पहला स्टडीज इन एथनोमेट्रोलॉजी 1967 में लिखी गई। दूसरा है सीइंग सोशियोलॉजिकली 2006 टूवर्ड, तीसरा है टूवर्ड सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन। चौथा है इथनोमेट्रोलॉजीज प्रोग्राम वर्किंग आउट डुर्कीम्स एफोरिज्म। तो ये चारों पुस्तक मैं फिर से बोलूंगा, नोट कर लीजिए दिमाग में। स्टडीज इन इथनोमेट्रोलॉजी 1967 में, दूसरा सीइंग सोशियोलॉजिकली यानी समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखना 2006 में, और तीसरा टूवर्ड्स सोशियोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इंफॉर्मेशन यानी समाजशास्त्रीय सिद्धांत, सूचना के समाजशास्त्रीय सिद्धांत की तरफ बढ़ना। चौथा है इथनोमेट्रोलॉजीज प्रोग्राम वर्किंग आउट दुर्खीम्स एफोरिज्म, दुर्खीम के वैचारिकी की ओर बढ़ना, और एथनोमेट्रोलॉजिकल प्रोग्राम यानी निजात शास्त्रीय दृष्टिकोण या प्रोग्राम को अपनाना। अब कुछ नोट्स में बातें कहना चाहूंगा, 2-1 बातें। देखिए, गार्फिंकल ने अपनी कृति स्टडीज इन मेट्रोलॉजी में लिखा है कि प्रतिदिन के जीवन में, क्योंकि कई बार पुस्तकों में क्या है ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो स्टडीज इन इथनोमेट्रोलॉजी है। उसमें उन्होंने बताया कि प्रतिदिन के जीवन में अनेक क्रियाएं और अंतः क्रियाएं होती हैं, इनके बारे में लोग अपने ही ढंग से अपनी राय बनाते हैं, निर्णय लेते हैं, जिसे एथनोमेट्रोलॉजी कहते हैं। अभी मैंने आपको एथनोमेट्रोलॉजी की मीनिंग बताया कि किसी भी घटना के संदर्भ में निर्जात पद्धत शास्त्र, निर्जात यानी व्यक्ति अपने अनुसार पद्धति निर्मित करे, ठीक है, व्याख्या करे किसी घटना के संदर्भ में अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, वो निर्जाति पद्धति शास्त्र। एथनोमेट्रोलॉजी स्टडीज इन एथनोमेट्रोलॉजी में उन्होंने एथनोमेट्रोलॉजी को बहुत डेप्थ के साथ व्याख्या किया। गार्फिंकल के अनुसार एथनोमेट्रोलॉजी में सामाजिक वास्तविकता के सिद्धांत के आधार पर न सोचकर, अब यहाँ पे समझिएगा, सामाजिक वास्तविकता यानी सोशल रियलिटी जो है उसको ना मान के, सामाजिक वास्तविकता यानी जो लोग कहते चले आए उसको ना मान करके नित्य प्रति के सामाजिक घटनाओं तथा उनके प्रति लोगों के प्रतिक्रियाओं को खोजने पर बल देता है। तो नित्य प्रतिक्रिया यानी डेली लाइफ में जो हमारे साथ सामाजिक घटनाएं घट रहा है और उसके तहत हम क्या सोचते हैं, लोग उसके तहत क्या रिस्पॉन्स देते हैं, उन भावनाओं, इन वैचारिक दृष्टिकोण से सोचते हुए वास्तविक सत्य को निरूपण करने पर बल देता है। हमें क्या लगता है ये मानना, ना कि लोग क्या सोचते हैं वो मानना। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसे ध्यान रखिएगा। तो मैं समझता हूं कि हेरोल्ड गार्फिंकल के 10 विचार आपको बेहतर रूप से समझ में आए होंगे। अगर आपको ये विचार बहुत ठीक लगे हो, बेस्ट लगे हो, तो जाहिर सी बात है कि आप इन थॉट्स को अपने समराइज कीजिएगा, लर्न करने का प्रयास कीजिएगा। और अगर पसंद आए है वो ये वीडियो हमारा, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसके साथ साथ कमेंट्स जरूर लिखिए। कमेंट्स लिखने से एक फायदा होता है कि हमें ये समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं, जो कर रहे हैं वो कितना परफेक्ट है। यानी यहाँ पे हम एथनोमेट्रोलॉजिकल थॉट्स के अनुसार सोचने का प्रयास करते हैं कि हम सही हैं कि नहीं सही है, कितना और सुधार करने की जरूरत है। इन सारे दृष्टिकोण से मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस पर अपने विचार की जरूर लिखेंगे।
कमेंट्स करेंगे और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो सोशियोलॉजी पर मैं और भी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट होऊंगा और भी नए विचारकों के साथ जल्दी मिलूंगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।